नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं चौथे चरण में उत्तर प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव पर। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण में लोकसभा की कुल 13 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। इन 13 सीटों में जो दो गठबंधन हैं, एनडीए और आईएनडीआई है, इन दोनों में किसकी स्थिति किस प्रकार की है, इस पर हम बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर की सीट ऐसी सीट है जहां पर बहुत कड़ा मुकाबला दोनों गठबंधनों के बीच में नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी आसानी से उसको जीतने की स्थिति में है। खीरी में थोड़ा बहुत मुकाबला हो सकता है, लेकिन अपर हैंड वहां पर भी भाजपा का ही है। धौरारा और सीतापुर, ये दोनों सीटें भी आसानी से भाजपा के पक्ष में जाती दिख रही हैं, जबकि हरदोई में थोड़ा सा मुकाबला होगा और जो बीजेपी कैंडिडेट है उसको वहां थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन पलड़ा उसका भारी रहेगा। इसके बाद आ जाते हैं मिश्रिक। मिश्रिक की भी स्थिति कमोबेश हरदोई वाली ही है। उन्नाव और फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद में जिस तरह से सलमान खुर्शीद और उनकी जो भतीजी या भांजी जो भी थी, उसने जिस तरह से कॉल दिया वोट जिहाद का, उसके बाद वहां उन्होंने अपनी स्थिति, जो सत्ता कैंडिडेट है उसकी स्थिति खुद खराब कर ली है। उन्नाव साक्षी महाराज पिछले 2 बार की तरह इस बार भी आसानी से जीतते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर उन्नाव में भी जो अनु टंडन है वो कोई कड़ा मुकाबला नहीं कर पा रही हैं। इसके बाद जो 3 सीटें आती हैं, कन्नौज, इटावा और कानपुर नगर। कन्नौज की सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीत ले तो यह अपने आप में एक, आप ये मान के चलिए कि अचंभा ही होगा, कोई जादू ही हो जो कन्नौज की सीट पर सुब्रत पाठक को इस बार चुनाव जिता दे। कन्नौज सीट भारतीय जनता पार्टी हर हाल में हार रही है और अखिलेश यादव आसानी से जीत रहे हैं। पिछली बार भी सुब्रत पाठक जब चुनाव जीते थे तो कोई बहुत बड़ी जीत उन्होंने हासिल नहीं की थी, बहुत मामूली जीत थी 10-12 हजार वोट से, और वो भी जो उनको जीत मिली थी वो एक विधानसभा में एक ब्लॉक से मिली थी। उससे पहले वो लगातार मुकाबले में रहे हैं, ज्यादातर समय पर पीछे रहे थे। केवल रसूलाबाद विधानसभा में जब काउंटिंग, जो रसूलाबाद विधानसभा की काउंटिंग थी, उसमें उनको बढ़त मिली, और उसमें भी खास तौर से जो झिंझक ब्लॉक पड़ता है उसमें। इस बार पुरानी स्थिति नहीं है, 2019 जैसी हवा नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि सुब्रत पाठक का मुकाबला इस बार डिंपल यादव से नहीं हो रहा है, बल्कि सीधे सीधे अखिलेश यादव से हो रहा है। अखिलेश यादव से मुकाबला और डिंपल यादव से मुकाबला में दोनों में बहुत अंतर है। तो बीजेपी किसी भी कीमत पर कन्नौज सीट नहीं जीत रही है। समाजवादी पार्टी हर हाल में कन्नौज सीट जीतने जा रही है, इसमें कहीं कोई शंका किसी को होनी नहीं चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इटावा की। इटावा में चूंकि जो ज्यादातर क्षेत्र इटावा का है वो यादव बाहुल्य है, और कुछ क्षेत्र जो है वो दलित बाहुल्य है। औरैया सीट पर
ब्राह्मणों का थोड़ा प्रभाव ज्यादा है, जबकि जो कानपुर देहात की सिकंदरा विधानसभा सीट है, मैं यहाँ विधानसभा की बात कर रहा हूँ औरैया सीट पे, तो औरैया विधानसभा और सिकंदरा विधानसभा, तो औरैया में थोड़ा सा ब्राह्मणों का बाहुल्य है, लेकिन दलित भी पर्याप्त मात्रा में है, यादवों के भी अच्छी खासी आबादी है, मुस्लिम उतनी बड़ी मात्रा में नहीं है, लेकिन ठीक ठाक आबादी है, जैसी सामान्य इन क्षेत्रों में है उतनी आबादी मुस्लिमों की है। मतलब कुल मिला के वो लगभग वही 13-14%, 15% के आसपास आबादी मुस्लिमों की भी है। तो इटावा लोकसभा सीट भी इस बार कड़े मुकाबले में रहेगी। अभी तक की स्थितियों में ये क्लियर कट नहीं कहा जा सकता है कि वो किसके पक्ष में जाएगी। समाजवादी पार्टी उसे आसानी से जीत लेगी या बीजेपी आसानी से जीत लेगी, ऐसा कहना मुश्किल है, लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा होगा। और जहां तक मुझको लगता है कि इटावा सीट पर भी अपर हैंड समाजवादी पार्टी का रहने वाला है। इसके बाद जो सीट आती है वो आती है कानपुर। कानपुर सीट वैसे तो आबादी के हिसाब से देखा जाए तो जो कानपुर नगर जिला है उसमें 10 विधानसभा सीटें आती हैं, और उन 10 विधानसभा सीटों में 5 कानपुर लोकसभा सीट में आती हैं, और जो 5 विधानसभा सीटें हैं जो कानपुर लोकसभा में आती हैं, उनमें से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। केवल 2 सीटें हैं जहां पर क्या नाम से उसका गोविंद नगर और किदवाई नगर, केवल 2 सीटें हैं, विधानसभा की बात कर रहा हूँ, 2 विधानसभा सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने विजय हासिल की थी। जो कानपुर लोकसभा सीट है वह वास्तव में अगर देखा जाए तो वो मुस्लिम बाहुल्य है। आप दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि कानपुर नगर जिले का या कम से कम कानपुर शहर का जो अधिकांश मुसलमान वोटर है वो कानपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। मेरा अनुमान है कि कानपुर नगर लोकसभा सीट पर, या कानपुर लोकसभा सीट कहिए, कानपुर नगर तो जिला है, कानपुर लोकसभा सीट पर करीब करीब 30 से 32% मुसलमान हैं। यानी कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी यहां से हैं आलोक मिश्रा, उनकी शुरुआत ही आप 30% प्लस से मानकर चलिए, क्योंकि यहां पर मुस्लिम, यहां पर क्या लगभग पूरे देश में ही, खासतौर से उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है कि उन्हें वोट कहां देना है। कानपुर में जो मुसलमान वोटर है वो एक तरफा कांग्रेस प्रत्याशी आलोक मिश्रा के पक्ष में जा रहा है, यानी कि उनकी शुरुआत ही 30% वोट से होगी। दूसरा, जो प्रत्याशी चयन किया है भारतीय जनता पार्टी ने कानपुर लोकसभा सीट के लिए, वो कोड़ में खाद जैसी स्थिति पैदा कर रहा है। रमेश अवस्थी जो कानपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं, उनको कानपुर के भाजपा कार्यकर्ता ही नहीं जानते, कार्यकर्ताओं को छोड़िए भाजपा नेता नहीं जानते, कुछ नेताओं को छोड़कर उनको लोग जानते ही नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति को जिसको पार्टी कार्यकर्ता नहीं पहचानते हैं, नहीं जानते हैं, पार्टी के काफी नेता नहीं जानते पहचानते हैं, जनता तो पूरी तरह से अनभिज्ञ है उनसे, तो उनको वोट देना कहीं ना कहीं थोड़ा सा कठिन है। वो बात अलग है कि मोदी और योगी के नाम पर वोट मिलेगा, ऐसा नहीं कि वोट नहीं मिलेगा, सीट निकल भी सकती है, लेकिन जो प्रत्याशी चयन किया गया, जिस आधार पर किया गया कि कानपुर सीट जो है वो ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, तो ब्राह्मण बाहुल्य, वो हिंदुओं में ब्राह्मण बाहुल्य है, वो पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो ब्राह्मण बाहुल्य सीट नहीं है। जो मुस्लिम है उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, उसके बाद ब्राह्मणों की संख्या आप कह सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम में आप जातियों में नहीं बांट सकते, वो एक साथ वोट करता है।
तो जो उन्होंने चयन किया था कि हम ब्राह्मण प्रत्याशी उतारना है हमको, तो ब्राह्मण प्रत्याशी उन्होंने उतारा, लेकिन चूंकि वो कोई क्षेत्रीय नहीं है और कोई बड़ा नेता नहीं है, इसलिए उसके पक्ष में जनता मतदान करेगी, इसकी संभावना थोड़ी कम है। आलोक मिश्रा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो लोकल हैं, अपनी बिरादरी में ठीक ठाक पैठ रखते हैं। बिरादरी के ज्यादातर जो नेता हैं वो किसी भी दल से जुड़े हों, उनसे उनके संपर्क हैं, बहुतों से निजी संबंध हैं, तो उसका फर्क निश्चित रूप से पड़ने वाला है। मुझे लगता है कि 10 साल के बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी कानपुर लोकसभा सीट हार सकती है। मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं कि हारेगी ही, लेकिन हार सकने की पूरी संभावना है। और इसके बाद जो सीट आती है वो है अकबरपुर। अकबरपुर जो सीट है वो कानपुर की दूसरी लोकसभा सीट है, जिसमें कानपुर नगर जिले की 4 विधानसभाएं सम्मिलित हैं और एक विधानसभा कानपुर देहात की सम्मिलित है, जो कि अकबरपुर रनिया विधानसभा बोली जाती है। वो ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर मुस्लिमों की संख्या उस तरह से बहुत ज्यादा नहीं है। क्योंकि मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए इस सीट पर अपर हैंड भाजपा का है। और मुझे लगता है कि देवेंद्र सिंह भोले जो लगातार 3 विधानसभा चुनाव हारे थे, इस बार लगातार तीसरी बार सांसद बनने वाले हैं। मुझे इसमें कोई बहुत इफ एंड बट नहीं लग रहा है। मुझे लगता है वो बिल्कुल आसानी से चुनाव जीतने वाले हैं। तो अकबरपुर जो लोकसभा है वो भाजपा के पक्ष में क्लियर कट जा रही है। कानपुर लोकसभा भाजपा को बहुत कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा और अभी की स्थिति में भाजपा थोड़ी मुझे पीछे दिखाई दे रही है। इसके बाद एक सीट आती है जो लगभग आप उसे पूर्वांचल से कह सकते हैं, और वो है बहराइच। तो बहराइच सीट पर बहुत ज्यादा मुकाबला वहां भी शायद हो ना हो और भाजपा आसानी से जीत ले। तो कुल मिला के जो 13 सीटें हैं चौथे चरण में, उन 13 सीटों में से आप निश्चित ये मान के चलिए कि 10 सीट तो भाजपा के पक्ष में जा ही रही है और एक सीट तो हर हाल में सपा के पक्ष में जा रही है, कन्नौज, और 2 सीटों पर इटावा और कानपुर सपा का अपर हैंड है। मुझे ज्यादा चांस इस बात के लग रहे हैं कि जो 13 मई का यानी कि चौथा लोकसभा चुनाव का फेज है, उसमें मुकाबला 10-3 का होने जा रहा है। 10 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ सकती है और 3 सीट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। धन्यवाद, नमस्कार।